आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिंडोशी में शिवसेना शिंदे गुट में छिड़ी महाभारत। संजय निरुपम वर्सेस वैभव भरटकर की सियासी तलवारें खिंची। मुंबई मालाडपुरों में बसे अप्पापाड़ा, अंबेडकर नगर, पिंपरी पाड़ा, जाम ऋषि नगर, लहूगढ़, मातंगगढ़, वागेश्वरी माता मंदिर जैसे इलाकों में रहने वाले हजारों झोपड़पट्टी वासियों के लिए बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव कोई नई बात नहीं है। 20 साल से इन वन विभाग की जमीन पर बसे लोगों को सरकारी अनदेखी झेलनी पड़ी है। चुनावी मौसम आते ही इन लोगों की मूलभूत जरूरतें हर बार नेताओं के वादों की चाशनी में लिपटी हुई सुनाई देती हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही दिलचस्प और गर्म है। शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने हाल ही में इन इलाकों में एक बड़ी सभा आयोजित की। इस सभा में उन्होंने झोपड़पट्टी वासियों को वादा किया कि वह जल्द ही अदानी पावर के अधिकारियों के साथ मिलकर यहां बिजली मीटर लगाने के आवेदन कैंप शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अब इन इलाकों में बिजली और पानी माफियाओं की लूट का अंत होगा। हालांकि कैंप भी शुरू हो गए, परंतु यह बयान उनकी ही पार्टी के नेता वैभव भरटकर को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने खुले मन से निरुपम पर तीखे प्रहार कर दिए। वैभव भरटकर जो इन इलाकों के स्थानीय नेता हैं और शिवसेना शिंदे गुट के विभाग प्रमुख और साथ ही साथ वार्ड क्रमांक 42 की नगर सेविका धनश्री वैभव भरटकर के पति हैं, ने एक सभा में निरुपम पर हमला करते हुए कहा कि संजय निरुपम यहां आकर झूठे वादे कर रहे हैं। वन विभाग की जमीन पर कुछ नहीं हो सकता। यह सब केवल चुनावी राजनीति के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पार्टी के प्रवक्ता को गंदगी फैलाने वाला तक कह डाला। भरटकर ने सभा में आरोप लगाते हुए कहा कि संजय निरुपम जो बिजली के फॉर्म भरवाने की बात कर रहे हैं वह सिर्फ एक बहाना है। यह लोग आपसे कोई दस्तावेज लेंगे और उन दस्तावेजों का दुरुपयोग कर देंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि आगे चलकर अगर ये लोग कोई बड़ा घोटाला कर दे तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि किसी भी फॉर्म पर दस्तखत करने से पहले सावधान रहे और इनकी चालों में ना फंसे। भरटकर ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की और इसे एक बड़ा षड्यंत्र बताया। भरटकर ने सभा में यह तक कह दिया, अगर चुनाव से पहले यह बिजली नहीं लगाते तो जब यह चुनाव के दौरान यहाँ आएंगे तो मैं अपने झोपड़पट्टी वासियों से अपील करूंगा कि अपने घरों की खराब चप्पलें संभाल कर रखें। हम फोटो पर चप्पल नहीं मारते, आदमी के चेहरे पर मारते हैं। उन्हीं चप्पलों से इनका और इनके चमचों का स्वागत करेंगे। यह पहली बार नहीं है जब वैभव भरटकर इन झोपड़पट्टी वासियों के मुद्दे पर मुखर हुए हैं। उन्होंने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि जब उनकी धर्मपत्नी धनश्री भरटकर चुनाव जीती थी तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी वन विभाग से एनओसी लेकर इन क्षेत्रों के लोगों को मूलभूत सुविधा दिलाई जाए, लेकिन सरकारी कागजी राजनीति के आगे उनकी मेहनत बेकार हो गई। हालांकि भरटकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डलवाकर इन झोपड़पट्टी वासियों के लिए पानी की सुविधा मुहैया कराई। इसके वजह से उन पर वन विभाग ने एफआईआर दर्ज की, जो आज भी अदालत में चल रही है। उन्होंने इस तरह बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं भी वहां के लोगों तक पहुंचाई। शिवसेना शिंदे गुट के इन दो दिग्गज नेताओं की इस जुबानी जंग ने पार्टी में एक गहरी फूट को उजागर कर दिया है। एक तरफ जहां निरुपम जनता के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं भरटकर ने अपने बयान और तीखे आरोपों से यह जता दिया है कि वह भी इस मैदान में कम नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि संजय निरुपम और वैभव भरटकर जो आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, हाल ही में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक ही मंच पर साथ प्रचार करते नजर आए थे। लेकिन महज 2 महीने में ये नेता आमने सामने हैं और अब पार्टी में दरारें साफ नजर आ रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन झोपड़पट्टी वासियों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने की सियासी लड़ाई में असली जीत किसकी होगी? क्या संजय निरुपम अपने वादे पूरे करेंगे या फिर भरटकर की जनता में मजबूत पकड़ इन योजनाओं को पीछे धकेल देगी? दिंडोशी का यह सियासी दंगल हर किसी के लिए चर्चा का विषय बन गया है। क्या पता दूसरी पार्टी के नेता भी पॉपकॉर्न लेकर इस जंग को देख रहे होंगे और शिवसेना की दिंडोशी में फूट का मजा ले रहे होंगे। और आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह राजनीतिक लड़ाई इन झोपड़पट्टी वासियों की समस्याओं का समाधान करेगी या फिर केवल राजनीतिक वादों का एक और अध्याय बनकर रह जाएगी। अब जब वैभव भरटकर का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो हम भी इस मामले की जानकारी लेने उनके पास पहुंच गए और इस खास इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर शिवसेना शिंदे गुट के विभाग प्रमुख वैभव भरटकर ने इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि शिवसेना शिंदे गुट के जो वरिष्ठ नेता वैभव भरटकर साहब हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। मैं कुछ मुद्दों पे बात करना चाहता हूं। वो आज इस समय का मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि वन विभाग के ऊपर जो पूरा नेशनल पार्क में लगभग 25,000 लोग को घर अभी नहीं मिला है। सुनील प्रभु साहब का दावा है कि मैंने विधानसभा में मुद्दा उठा दिया है और
मुख्यमंत्री ने यस कर दिया है और वो थोड़े दिन में ही सबको घर के बदले घर मिल जाएगा। ये और कुछ ऐसी है कि जो वैभव भरटकर और संजय निरुपम आमने सामने के मुद्दे हैं, इस पे हम चर्चा करने आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने वरिष्ठ नेता हमारे शिवसेना के वैभव भरटकर साहब। वैभव भरटकर साहब, आपको बहुत मेट्रो दिनांक बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा ये एक सवाल है कि जिस तरह से मेरे भी अखबार में आया, मैंने चैनल पे बताया, सुनील प्रभु साहब ने विधानसभा में मुद्दा कई बार उठाए हैं और उठाने के बाद इस बार उन्होंने नक्की कर दिया और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया कि मैं सभी को घर के बदले घर मिले। ये कहाँ था कि जब सुनील प्रभु साहब ने जो बोले मैंने सपना पूरा कर दिया, जो मेरा मुद्दा था उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, प्रभु साहब ने इसके पहले भी 10 साल से आमदार है, आज नहीं हुए। 10 साल अभी उनका तीसरा टर्म है। हर बार उन्होंने बहुत बार विधानसभा में उन्होंने इस पर चर्चा की है। आमदार प्रकाश सुर्वे साहब ने इसके ऊपर चर्चा की है। विद्याताई थी, उन्होंने भी इसके ऊपर विधान परिषद में चर्चा की है। अतुल भातखलकर जी ने चर्चा की। ऐसी चर्चाएं विधानसभा में मैं सभागृह में बैठ के ऊपर गैलरी में, प्रेक्षक गैलरी में बैठ के मैंने सुनी है, वन विभाग के ऊपर जब भी चर्चा हुई, किंतु उसके अंदर आज तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकला नहीं। बीच में देवेंद्र जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे हमारे फडणवीस साहब, तब उन्होंने एक पहल की थी कि वन विभाग के लोगों को आरे में 50 एकड़ ज़मीन उन्होंने आरक्षित की और यहाँ के लोगों का वहाँ पर आरे में पुनर्वसन होना चाहिए। किंतु वो डेवलपमेंट के लिए जब बिल्डरों को दिया गया तो खाली वो TDR में काम करना था, तो वो किसी भी बिल्डर को वो या किसी भी विकासक को फॉरवर्डेबल नहीं था। हमने खुद जाके उस समय पे लोढ़ा साहब से भी मिले थे, आप कुछ करिए, उसमें कुछ रास्ता निकालिए, कुछ रास्ता। तो उन्होंने भी तभी कहा था कि जब तक वो बिल्डर कोई भी करेगा तो उसको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, उस हिसाब से वो करेगा। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है तो उसमें कोई काम करने को तैयार नहीं। वो प्रोजेक्ट वहीं से वहाँ पर रखड़ गया। उसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार आई, उन्होंने आरे में तो कुछ नहीं बनना चाहिए, कारशेड नहीं बनना चाहिए, आंदोलन किए, ये किए, वो किए, और वो कार्यक्रम जो थोड़ा बहुत लोगों की आशा अपेक्षाएं थी उसका सत्यानाश वहाँ पे और हो गया। उसके बाद अभी ये सभी आप देखोगे तो प्रभु साहब ने, आमदार प्रकाश सुर्वे साहब ने, इन्होंने बहुत ज़ोरों से इस विषय को लिया है और उस पर देवेंद्र जी ने फिर से जवाब दिया। किंतु प्रैक्टिकल आप ग्राउंड पे देख रहे हैं, जब तक 305 की जो कोर्ट की याचिका है 1995 की, उसको चैलेंज करके जब तक उसको खारिज नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट में विषय है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उससे ऊपर कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट को, स्टेट गवर्नमेंट को फिर से निवेदन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। और जब तक इस ज़मीन पर से फॉरेस्ट के राइट्स ख़त्म नहीं होते, या फॉरेस्ट के राइट्स को छोड़ो, फॉरेस्ट इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं करते कि हम तुमको NOC दे रहे हैं, तब तक ये कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती। आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जब मैंने पानी की लाइन, पानी तो कितनी ज़रूरी है, आज मूलभूत सुविधाओं में आती है, जब मैंने पानी की लाइन डाली 1.5 किलोमीटर की, उस समय मुझे अरेस्ट कर लिया गया, मुझ पर केस की, मुझे बंद कर दिया। आज भी कोर्ट में केसेस चल रहा है। उस समय भी मैं पीछे नहीं हटा, मैंने लोगों को पानी दिया। आज डोंगर में सब जो लोग 2 किलोमीटर से पानी लेकर जाते थे, आज उनके दरवाजे में किसी भी रास्ते से लोग अपने अपने तरीके से, जब अंगूर न मिला तो वो खट्टा है, अपने अपने तरीके से सब कहते हैं, किंतु आज मेरी वजह से सबके दरवाजे में पानी है। इसका मेरे आत्मा को समाधान है, बाकी सब गया भाड़ में। वो सब विषय को मैं कभी सोचा नहीं। जिसका दिल साफ़ है, जिसकी नीयत साफ़ है, उसको बाकी सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं रहती। तो उस तरीके से वो पानी आज लोगों को मिल रहा है, लोगों के दरवाजे में पानी गया हुआ है। फिर बिजली का विषय जब आया, आपने भी देखा रहेगा, मैंने इतने आंदोलन किए उस समय पे, क्योंकि आपको बताऊँ ये 2017 की बात है, डेंगू के 28 पेशेंट्स अपने यहाँ पर डेथ हुए थे। सावित्रीबाई फुले नगर, काली माता नगर, आदिवासी नगर, वो 5 दिनों में, क्योंकि उस समय पे मच्छर का ऐसा बढ़ गया था। डेंगू के मच्छर दिन के उजालों में जो काटते ज़्यादा तकलीफ देते, ऐसे डॉक्टरों का जो कुछ कहना था, कयास था, 28 लोग मरे थे अपने पूरे क्षेत्र में से। उस समय पे हमने अदानी इलेक्ट्रिसिटी को लॉक मारा था कि अगर हमने चोरी का लाइट लेते, हम लोग, बराबर है, हम लोग जिससे चोरी का लाइट लेते उसको हम लोग पैसा देते, आप हमसे पैसा लो और आप हमको दो। जी सर। हम तुमसे, कोई गरीब आदमी फुकट का लाइट नहीं चलाता है, वो बेचारा पैसा दे के चलाता है। जो बीच में जो लाइट देने वाला व्यक्ति वो पैसा लेता है, या तो आप उसको मीटर लगा के दो और हमारा लाइट लीगल कर दो, या तो आप हमको मीटर लगा के दो। इस बात पे बहुत आंदोलन हुआ, फिर मोर्चा हुआ, फिर नागपुर में हुआ, फिर एक आमदारों की समिति हुई। उस आमदारों की समिति में डॉक्टर अपने प्रवीण दरेकर जी, प्रकाश सुर्वे साहब, प्रभु साहब, विद्याताई, बावनकुळे साहब और जितने वन क्षेत्र से संबंधित डिपार्टमेंट के ऊर्जा मंत्री बावनकुळे साहब ने तभी वो मीटिंग ली। और उस मीटिंग में तब मैंने उनके सबके सामने कहा कि लोग ऐसे 28 लोग मर गए,
अब इसके ऊपर क्या रास्ता निकालना चाहिए? वो लोग तो पैसा दे ही रहे ना, तो अदानी वालों को किसी से पैसा लेके लाइट देना चाहिए, क्योंकि सप्लायर अदानी है। अगर यहाँ पे टाटा रहता तो हम टाटा को बोलते, अगर BSS रहता तो BSS को बोलते। तो जब तक BSS था, सरकारी खाते में काम चल रहा था, तब तक चोरी की लाइट डोंगर में चल रही थी। जैसे अदानी और रिलायंस हुआ तो ये प्राइवेट लिमिटेड हुई, तो उन्होंने अपने थेफ्ट को ताबड़तोड़ कंट्रोल किया और वो लाइट्स उधर जाना बंद हो गई। उसके बाद जब ये आंदोलन होने के बाद बावनकुळे साहब ने कहा कि आप फॉरेस्ट वाले उधर लाइट नहीं दे सकते, ऐसा मेरे मुंह पे बोल रहे, तो इसके ऊपर आपको कुछ करना पड़ेगा। तो फिर बावनकुळे साहब परेशान हुए। उन्होंने बोला एक दिन तुम्हारे बंगले जो नए नए बने उसमें लाइट्स कहाँ से आई, उसके लिए आपने किसकी NOC ली? तो जितने तुम्हारे नए बंगले बने वो सबका लाइट काट दो। ये प्रकाश सुर्वे साहब ने दिखाया कि ये नए बंगले बन रहे मेरे क्षेत्र में, इसको लाइट के लिए किससे NOC ली, कौन से कोर्ट का परमिशन इन्होंने लिया? तो वो लाइट्स की जब उनके ऑफिसर्स के बंगलों की लाइट जब बंद हुई, तब जाके कहीं पे फॉरेस्ट सरेंडर हुई। उन्होंने कहा कि हमें हैंगिंग जाएगा तो हमें तकलीफ नहीं है। तो उसके बाद जब बाहर का पक्के बस्ती का अभी इतने लोगों को मीटर का एक लाइट का बिल एक महीने का 2 से 3 लाख रुपया, अगर 100 घर को लाइट चलता है तो बिल आता है। तो आपके घर से अगर मैं लाइट ले लूँ और एक महीना में अगर आपका घर लाइट बिल ना भरूँ, तो सामान्य लोग हैं यहाँ पे स्लम में रहने वाले, किसी के बस की बात नहीं है कि 3-4 लाख रुपया भर दे। तो फिर भी कुछ लोग आगे आए, हमने कुछ लोगों के हाथ पांव जोड़े, लोगों को तैयार किए, किसी को डिपॉजिट दिया हमने कि बाबा ये ऐसे तो हमारे पास से डिपॉजिट रखो और आप ये करो। ऐसा करके लोगों ने जब उनके घर के मीटर दिए तो वहाँ से लेके ये 100 घर को बिजली गई। और उसमें विषय ऐसा है कि 100 घर को जब आप बिजली देते हो तो कमर्शियल रेट जाता है। आप एक घर को लेते हो तो आपको एक टेरिफ बेनिफिट रहता है, यूनिट्स कुछ फ्री रहते हैं। तो ये 50-60 घर को जब बिजली जाती है तो उसमें यूनिट फ्री नहीं मिलते, ये फ़ायदा लोगों को नहीं मिलता। तो उसके ऊपर अभी हमें काम करना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट में अंदर तुम एक खड्डा खोदोगे तो तुम्हारे पर केस होता है। तुम केबल तो नहीं डाल सकते, पानी का लाइन नहीं डाल सकते, या कुछ भी अंदर जाके आप एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते, या आप कुछ नहीं कर सकते। वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है। तो फिर इसलिए उस समय हमने इस पर यह रास्ता निकाला कि फॉरेस्ट के बाहर से आप बिजली अंदर दो जो हैंगिंग में जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने केबल्स वगैरह डाल के हैंगिंग केबल, ताकि किधर शॉर्ट सर्किट ना हो, कुछ ना हो। और आज तक कभी उस मीटर की वजह से ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुआ। हैंगिंग के थ्रू हम लोगों ने लोगों को उस समय ये मैंने पहल की, मैंने दी नहीं। मगर सर जिस तरह से माफिया बात ये मैंने दी नहीं, ये मैंने रास्ता निकाल के लोगों के लिए मैं लड़ा और ये रास्ता निकाल के मैंने दिया। किंतु राजनीति से प्रवृत्त होकर जो कुछ जिंदगी में नहीं कर पाए वो लोग ऐसा कहते कि वैभव हड़कर लाइट चलती। नहीं, ये हुआ कि वो माफिया लोग चला रहे हैं उन संरक्षण, उनका आपका नाम किसी ने नहीं लिया है, मगर उसका उन लोग का ऐसा कहना है, पूरे कुरार विलेज में को या कुछ ऐसे जो राजनीतिक लोग हैं, सामान्य जो गरीब बेचारा, वो बेचारा उसको मालूम है क्या तकलीफ है और किस तरीके से है, वो कैसे मिला है उसको। किंतु जिन्होंने कुछ किया नहीं 35 सालों से, वैभव भरड़कर उधर नगर सेवक बनने से पहले भी वन क्षेत्र वैसे ही था। उसके पहले वहाँ पर आमदार थे, उसके पहले वहाँ पर खासदार थे, उसके पहले वहाँ पर नगर सेवक थे। पर ये किसी के दिल में नहीं आया कि अपने ऊपर केस लेके लोगों को पानी पिला सकूं, अपने ऊपर केस लेके लोगों को लाइट दिला सकूं। तो जब हमने ये एक क्या बोलते एक फॉर्मूला जब हमने उधर दिया कि लोगों को लाइट इस तरीके से मिलनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला का सबने इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल करके अलग अलग, कोई शिवसेना वालों ने दिया, कहीं पे यूबीटी के लोगों ने लाइट्स दिया, कहीं पे राष्ट्रवादी वालों ने दिया, कहीं पे हम लोगों ने दिया। ऐसा अलग अलग तरीके के लोगों ने वहाँ पर लाइट्स देना शुरू किया। पहल करके सब करके लाया, किले का दरवाजा तोड़ के रास्ता बना के दिया मैंने। उसके बाद सबने अपने अपने तरीके से किया, जबकि आज तक 1 मीटर भी हमने कहीं चलाने गए नहीं। और जो मैंने बाबा जी के पास से, हमारे वागेश्वरी मंदिर के पास से, अभी उधर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ से उनको हाथ पाँव जोड़ के कुछ 4-5 मीटर ऐसे लोगों को मदद मांग के, बाबा इन लोगों को मदद करो, ये चलाने वाले लोग हैं, ये लाइट्स तुमको बिल भरेंगे। और उन लोग आज तक वो करते आए हैं ये विषय। किंतु आज लोगों के बीच में आकर बेवजह झूठ बोलना कि आपके घर को मीटर लगेगा, बरोबर है। आप जब अदानी का फॉर्म भरते हो उसमें अगर आपका पक्का स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको ऐसे भी लाइट नहीं दी जाती, कच्चे झोपड़े को लाइट दी नहीं जाती। उसके अंदर के जो सब नॉर्म से लोगों को पढ़ना चाहिए। आज फॉर्म तो हमने इसके पहले भी 2017 में हमने 2-3 हज़ार फॉर्म भर के दिए हुए हैं उधर। फॉर्म भरने से रास्ता नहीं निकलता। आज भी जो फार्म भरा है सब बोगस है, मतलब ये होगा ही नहीं। ये फॉर्म इसके पहले 2017 में भी हमने लोगों के फॉर्म भर के वहाँ पर दिए हुए हैं। हमारे पास सब फॉर्म का रिसिप्ट उन्होंने रिसीव किया हुआ स्लिप है। वो विषय भी नहीं आता। मेरे ख्याल से 100-150 का तो हम लोगों ने पैसे भी भरे, 2-2 हज़ार जो उनके इंस्टॉलेशन के चार्जेस है। पर फिर भी उसके बाद जब फॉरेस्ट का विषय आता है तो विषय रुक जाता है, होता नहीं है। आज ये कहाँ से आकर कोई अगर नेता कहता है कि मैं लाइट दूंगा,
तो 35 साल से पहले आपसे बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पर है। संजय निरुपम ने पूरा सामूहिक रूप से मीटिंग ली, मीटिंग में सब लोगों ने किया, यहाँ तक कि माफिया की भी बात आई, बहुत महंगी लाइट। अच्छा, अभी मेरे को समझ में आ गया कि महंगी लाइट का मतलब यही हुआ कि वो रेसिडेंशियल कमर्शियल था, इसके वजह से अभी ये समझ में आया। मगर जो माफिया 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 जो बात चल रही थी, इससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह से, मगर उसमें आपका नाम नहीं लिया जाता, मगर कहीं ना कहीं आप पीछे से बात आती है, ये कहाँ तक सही है साहब? देखिए, उस पहाड़ी क्षेत्र में इसके पहले किसी ने कुछ किया नहीं। अगर पानी दिया तो वैभव हरड़कर ने दिया, बिजली दी तो वैभव हरड़कर ने दी, शौचालय बना के दिए तो वैभव हरड़कर ने दिए, समाज मंदिर बना के दिए तो वैभव हरड़कर ने दिए, मंदिर बना के दिए तो वैभव हरड़कर ने दी, गौशाला बना के दी तो वैभव हरड़कर ने दी। किसी भी पुलिस के जब बड़े बड़े वहाँ पर मैटर हुए, बहुत उधर बहुत, आज आप क्या माफिया किसको कहते हो? समाज सेवकों को आप माफिया कहते हो। उस समय पे जब रियल माफिया थे वहाँ पर, जो रोज तलवारें लेकर चलते थे, उनको हमने फेस किया। डीसीपी, एसीपी, एडिशनल सीपी की जनता दरबार लगाकर एक एक को पकड़वा के हमने उन लोग के कपड़े उतरवाए उधर। उसके बाद जाके लोग उधर शांति की जिंदगी जीने लगे। वहाँ पे इतनी माफिया, वहाँ पे जितने केसेस आप रिकॉर्ड करोगे, बंदूक चलाने से लेकर हर चीज़ वहाँ पे रिकॉर्ड हुई है। उस वन क्षेत्र में, उस पहाड़ी एरिया में, वहाँ पे किसी का कुछ नहीं चला। आज ये लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जो आपके साथ में बैठे, आज मेरे साथ में बैठे, कल आपके बारे में मैं कुछ बोल दूँ तो उसको कुछ मतलब नहीं है। आप उनको आपने फेस नहीं किया जो वहाँ पर माफिया थे, जिनको हमने फेस किया। हमने उनको यहाँ से भगाया, यहाँ से जाने पे मजबूर किया, तड़ी पार किया कितने लोगों को। उसके बाद जाके सबकी माफियागिरी वहाँ पे कंट्रोल हुई, और जब जाके लोग अभी अच्छी ज़िंदगी जीने लगे, उसके बाद वहाँ पर आग लगी। क्या 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 नहीं हुआ वहाँ पर। और कुछ लोग राजनीति से वैभव हरड़कर को व्यक्तिगत टारगेट कर, केवल व्यक्तिगत वैभव हरड़कर को टारगेट कर अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए उस वन क्षेत्र में घूम रहे। मगर सर, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें महीने का कम से कम 500 लाख रुपया वैभव हरड़कर के द्वारा वसूला जाता है, और फिर उसका बाकायदे लोगों को रख के वसूला जाता है। फिर उसको वसूलने के बाद फिर उसका परसेंटेज वैभव हरड़कर को मिलता है, उसके द्वारा सब उसमें पूरे सिस्टम को पहुंचता है। ये कहाँ तक सही है साहब? अब आप मुझे खाली ये बात बताना पड़ेगी आपको, ये आपको बोला किसने? उस भव्य अकाउंटेंट को मैं मिलना चाहूँगा कि भाई तूने ये सब व्यवहार कब देखा है, कहाँ से देखा है, कैसे देखा है, इसका कुछ तो बोलना पड़ेगा। हवा में बोलने से नहीं होता है ना, आपको कुछ सबूत देना पड़ेगा, या कोई एक व्यक्ति ऐसा बताना पड़ेगा कि भाई मैं महीने का पैसा जमा करके वैभव हरड़कर के पास देता हूँ। ऐसा कोई एक व्यक्ति तो मिलेगा ना कि मैं महीने का पैसा कलेक्शन करता हूँ, वैभव हरड़कर के पास जाके देता हूँ, बाद में वो जाके लाइट बिल भरते हैं, बाद में जाके वो इसको देते हैं। ये बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, उसको कोई रास्ता थोड़ी है। नहीं साहब, नाम तो कोई लेने के लिए आपको इतने लोग डरते हैं। जैसे कि आपने बड़े बड़े दादाओं को पानी पिला दिया, आपने जेल में भिजवा दिया, इसलिए आपसे बोलते हैं सबसे बड़ा अगर कोई है तो नाम न लेकर के ये बोलते हैं उनके सामने किसी का चलता नहीं। तो आपके सामने आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ता है। आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं, वो गलत है। वैभव हरड़कर ने कभी किसी सामान्य गरीब व्यक्ति को तकलीफ है या किसी को तकलीफ में देखा ही नहीं जाता मुझसे। अगर किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है तो फिर वो हर चीज़ को अपन तोड़ के आगे जाते हैं। मैं किसी से 2 रुपया लेने के लिए आज तक कभी मेरे झगड़े नहीं हुए। लोगों को पानी दिया इसके लिए केसेस, कहीं पे आंदोलन मराठी भाषा के आंदोलन हुए उसके लिए केसेस, कहीं पे रिलायंस ने लाइट नहीं दी उसके लिए केसेस। ये सब ऐसे विषय है, किसी का व्यक्तिगत वो विषय ही नहीं आता है। किंतु इन लोगों से जो हुआ नहीं, जो हमने करके दिखाया, उसकी तकलीफ ज़्यादा है। और आप अभी जो कह रहे कोई एक नया नेता उधर घूम रहा है मैं लाइट दूंगा, तो हम तो इंतजार में बैठे हैं। हमारे डोंगर के लोगों का अगर भला होता रहे, आप मेरा पीछे फेसबुक पे जाकर चेक कर लो, अगर वन क्षेत्र के लोगों के अच्छे के लिए कोई कुछ करता है तो वैभव हरड़कर हमेशा उसके साथ में है। मैं उसके, मेरी हर ताकत उसको दे दूंगा, हर जो मेरे से जो बनता है हर काम करूंगा, पैसे से लेके हर चीज़। पर झूठ बोलकर, राजनीतिवश प्रेरित होकर अगर कोई आकर उधर लोगों को फंसाने का काम करेगा, तो चाहे हमारे पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसको चप्पल जूते उधर खाने पड़ेंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। आज जो तुमने लोगों को झूठ बोलने का काम किया है, या तो उनको लाइट दो, नहीं तो आगे की कार्रवाई को आप भी तैयार रहो। मगर सर, जैसा कि आपने कहा जूता चप्पल, अभी भी आप बोल रहे हो जूता चप्पल इकट्ठा कर, और किसी के बाप ने कहा, आपने चुनौती वहाँ के लोगों को, तो ये बताइए, ये तो अंगुली आपने डायरेक्ट संजय निरुपम पे उठा रखे, तो ये बताइए उनके क्या बाप तो ही हो सकते हैं। एक राजनीतिक गुरु होता है तो शिंदे साहब उनके पिता हुए राजनीतिक गुरु, और दूसरे उनके जन्म देने वाले, आप कौन से पिता को आप चुनौती दे रहे हो? संजय निरुपम हमारे पास शिवसेना के बॉर्न एंड बॉटम नहीं है,
उन्होंने बाला साहब ठाकरे को छोड़ा, फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, फिर उनको छोड़ के अभी वो फिर शिवसेना में दामन छोड़ने। अभी इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, इसका जवाब आप ही समझ लो। मेरे को संजय निरुपम के बाप से कोई लेना देना नहीं है, न मेरे को उनके। तो आप किसके बाप की बात? जी मेरी बात सुनिए, न मैंने उनके ऊपर व्यक्तिगत कभी भी ऐसी कोई बात मेरे को उनको नहीं कहनी है जी। प्रैक्टिकल मैंने कहा तुम्हारी जो राजनीतिक विचारधारा की बापगिरी है ना, उसको मैं आगे पहुंचा चुका हूं, तो आपकी बात कहाँ से आई? वो कोई व्यक्तिगत बाप किसी का कोई निकालने नहीं जाता। ये राजनीति में तुम्हारी हरकतें हैं, ये संजय निरुपम जो हरकत कर रहे हैं इसके खिलाफ मैंने बोला, और इसके खिलाफ मैं पार्टी में भी बोलता हूँ, मैं सबके सामने भी बोलता हूँ। किसी भी कार्रवाई और किसी के विषय नहीं है। आप जो अगर आप अच्छी चीज़ करते रहे तो हम आपका तारीफ किए। संजय निरुपम 2019 में जब यहाँ पे लड़े तो सब उसके खिलाफ में, तो मैं साथ में था, मैंने उसका काम किया, हम लोग ने उनको मदद किया। 2024 में भी हमने उसका काम किया। आज उसके बाद अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में आ रहा है तो आपकी तकलीफ है, हमारी कोई तकलीफ नहीं। आपसे जो बनता है आप अपने तरीके से करो, हमसे जो बनता है हम अपने तरीके से करेंगे, उसमें क्या है। कुछ लोग आपके साथ में थे, अब वो आपको छोड़ करके आज उनके साथ में हो गए, तो उनके लाइट पानी एक, और आपने डायरेक्ट एक पत्रकार को भी टारगेट बना, उनका लाइट कटवा दिया, उनको भी धमकी दे रहे हैं, इस पर क्या? देखिए मेरे साथ में कोई था ऐसी बात नहीं है। वो क्या हमारे पार्टी के कोई सदस्य नहीं थे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। उनका घर हमारे क्षेत्र में है, और एक अच्छा व्यक्ति हमारे डोंगर के लिए कभी भी कैमरा लेकर आगे आने वाला, भागने वाला बोलूँ तो, इसके लिए उसको हमने मदद की उस समय। वो हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, ना उससे हमारा कुछ लेना देना है। उसके बाद उस व्यक्ति के घर में दिया जलना चाहिए। बाकी लोगों को क्या हो जाता था, ये प्रोजेक्ट मीटर है, इसमें से कभी कभी वायर जल जाती, कभी लोड हो जाता था, कभी लोड नहीं लेता था। तो बोला इस व्यक्ति को तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए महेश्वर नगर में हमारे उपेंद्र यादव जी हमारे दोस्त हैं, उनके घर से, उनका घर है, उनके घर से उसके घर में 4 साल हमने बिजली दिया है। उस दिन मैंने भाषण में 4 महीना मेरे मुंह से निकल गया, 4 साल हमने बिजली दिया उधर के। 4 साल आपने? 4 साल। और उसका तो आपको पैसा उन्होंने दिया है? पूरी बात सुनिए, 4 साल उसके घर से हमने उधर बिजली दिया है, 4 महीने नहीं, बरोबर, ताकि एक व्यक्ति का घर में लाइट चलना चाहिए। अपना कार्य, जो भी कुछ कार्यकर्ता क्या कहो, अपना एक सामाजिक अच्छा, और आप भी कुछ अच्छा काम करो, हम आपके साथ में, तो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति को अपन सपोर्ट करते, उस हिसाब से वो विषय था। किंतु उन्होंने जब मीडिया के सामने कहा कि किसी ने टावर ले लिया, कोई रावण हो गया, तो किसी का बाप अगर मेरे ऊपर उंगली उठाएगा तो उससे हर चीज़ के मैं छोड़ने वाला, मैं से मेरा वो काम ही नहीं कि मैं क्यों छोड़ूं। मैं तो तुम्हारा किधर नाम लेने नहीं गया, तुमने आके चिल्लाया। अब किसी दिन एक दिन टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, लाइट है, कभी हमारे घर में भी जाती है, अगर एक दिन लाइट गई रहेगी किसी कारणवश, तो उसका बिल तुम हम पे फाड़ोगे? दिलाने वाले तो आप ही हो। तो दिलाने वाला तो मेरे घर में बिजली बनती है। अगर कुछ उधर खोदने का काम चल रहा है, उस एरिया में लाइट नहीं है, उस दिन तुम्हारे इधर उस दिन मीटिंग थी, तो इतना दिन तो खुदाई नहीं हुआ। सुनो ना, उस एरिया में उस दिन मीटिंग नहीं, लाइट्स नहीं थी। वहाँ पे जितने सप्लायर है, सुनील प्रभु साहब के सुरेश यादव जी है, जो उनके कार्यकर्ता जो मीटर देते, उनकी भी लाइट नहीं थी। आप उनको जाके पूछ लो। हमारे जो लोग देने वाले, उनके भी उस एरिया में लाइट ही नहीं थी उस दिन, और मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, पर लाइट नहीं थी। तो लाइट नहीं थी कि इसका बिल इन्होंने मेरे पे फाड़ दिया, इनको लगा कि मैंने कुछ किया रहेगा, तो फाड़ दिया। जब तुम्हारे दिल में कितना काला था वो तुमने तुम्हारे मुंह से बक दिया है, तो अब इतने दिन हमें तुम्हारे बारे में जो भावना थी, जो प्रेम था, खत्म हो गया, वो विषय है। अभी जो ठीक है, मैं तो उनके घर के बारे में आपने कहा कि मैं घर बना के दिया। अगर मैं क्या कहता हूँ, वो वन क्षेत्र में रहने वाले 6000 घर मेरे वार्ड में आते, 6000 प्लास्टिक के झोपड़े खाली प्रभाग क्रमांक 42 में है। उसके अलावा 38 प्रभाग है, उसका 39 है, दामू नगर है, घाटकोपर है, मुलुंड है, दहीसर है, केतकीपाड़ा से लेके आरे तक है। वन क्षेत्र खाली 42 में नहीं है, सब जगह पर है। पर जो 42 में वन क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिली, आज तक खाली प्रकाश सुर्वे ने उतना थोड़ा सा मदद की, बाकी किसी क्षेत्र में इतनी सुविधाएं कहीं न मिली। ये बात, इसको कोई नाकारा नहीं कर सकता। किंतु आज मैंने जो आप कह रहे हो ना, मैंने इतना ही कहा कि आप राजनीति करते हो, आप अपने लिए जो सोचते हो सबके लिए सोचो। जैसे आपका घर है वैसे सबका बनना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका घर 1 बेडरूम हॉल किचन पक्का घर, अंदर सब कुछ करके, जिधर आप लोगों के ला के सत्कार कर रहे हो, वैसा घर सबका बने तो क्या प्रॉब्लम है? अगर बनाने वाले तो आप ही ना, सब जो अवैध, जैसा भी अच्छा हो बुरा हो, जिन्हें जिस तरह से भी हुआ, जिस तरह से, मैं अवैध नहीं बोल रहा हूँ, जिस तरह से अगर आपने जैसा भी बनवाया, मैंने बोला जिस तरह से भी घर बना आपको सर, आपने ही बना के दिया सब कुछ। आपने अगले स्पीच में या मंच पे भी बोले, माइक पे बोले, सब आपने ही बना दिया, तो ऐसा सबका घर बनना। तो उन्होंने भी तो आपके लिए बहुत त्याग किया है ना साहब। मैं तो पूछता हूँ, मेरे को तो ऐसा सुनना चाहिए, क्या मेरे लिए त्याग किया है, मेरे को जानना है। हाँ।
मेरे पास अगर कोई आता है और अपना काम करा के लेता है और उसको लगता है उसने मेरे लिए कुछ त्याग किया तो बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में तो किसी ने राशन मांगने किसी के पास हम गए नहीं, मगर ना किसी से 2 रुपया वर्गनी मांगने आज तक। कई अपापाड़ा में कोई तुम्हें बोल दे वैभव भरड़कर के कार्यक्रम होते हैं या वैभव भरड़कर हमारे पास से वर्गनी लेके कोई जाता है। एक क्या था, एक दिन एक डायरी मेरी मुजाहिद उस दिन वो विषय एक लिखा था उनका कि वो जिस उस क्षेत्र के रहिवासी नहीं है, अरुण गुप्ता जी है, वो उनका घर उधर कभी इसके पहले फॉरेस्ट में नहीं था, वो वहाँ पर किसी के पास भाड़ोतरी बनकर आए थे। अच्छा, ये बात है। टेम्पोररी किसी के पास रहने आए थे, किसी मद्रासी की शिफ्टिंग की जगह है, उनको इसके बदले घर मिल चुका है चांदिवली में। उस जगह पर उन्होंने कुछ दिन भाड़ोतरी रहे बाजू में, उसके बाद उन्होंने उधर वो घर बनाया हुआ है। मगर मतलब गुप्ता जी का वहाँ पे अरुण गुप्ता जी का स्थानीय रहवासी नहीं है, वहाँ के वो स्थानीय रहवासी नहीं। तो उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स है। उधर के लोगों को जाकर आप पूछ सकते हो, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है। अरे आप नगर सेवक हैं, आप सब कुछ करके देने वाले आप ही है। हाँ, सुनिए तो सही, वो वहाँ के मूल रहवासी नहीं है, वो किसी एक मद्रासी व्यक्ति के जगह पर उन्होंने घर बनाया और उधर वो रहने आए। मैंने उस दिन जीवनाथ केवट के रूम में अरुण गुप्ता उसका परिवार भाड़े से रहने आया। उसके बाद अन्ना एक मद्रासी उधर आंध्रा चाल है, आंध्रा चाल का एक अन्ना करके था, उसको जहाँ पे शिफ्टिंग मिला उसकी जगह पर इन्होंने अपना घर बनाया है। ये मैं उनके चाली के लोगों ने आके मुझे बताया, जीवनाथ केवट, इनके और 2-4 रूम उधर है केवट जी के, उनके रूम में भाड़ोतरी उधर आए, उसमें खाली जगह ये सामने थी, उस पर उन्होंने ये घर तो बनवाया तो आपने ही ना सब, आपने मंच में भी बोला है और उसके बावजूद बोला कि उसके बाद बता रहा हूँ ना आपको, बनवाया। अगर तिवारी जी कुछ अच्छा करते हैं, मुझसे मदद मांगेंगे तो मैं करूँगा नहीं क्या, फैक्ट है। तो ऐसे किसी ने मदद मांगी तो हमने की, उसमें कोई बनवाया कि मैं उधर बनाने नहीं गया, ना मैं कड़िया, ना मैं मिस्त्री, ना मैं ईटा सप्लायर, ना मैं रेती सप्लायर, ना मेरा वो धंधा। आपने कुछ मुझसे मदद मांगी, मैंने आपको मदद की, वो अलग बात होती है। मैंने बनवाने नहीं गया, मैं बताया इसके लिए कि आपको अगर इतनी जेलसी है, बराबर है, तो आपको जैसे बाकी के लोगों का घर है, डोंगर के प्रति आपकी इतनी भावना जागृत हो गई है कि आप लोगों को भला करना चाहते हैं, आप अच्छा काम हम आपके साथ में है, तो केवल शुरुआत यहाँ से करिए, आपके जैसा घर सबका बना दीजिए। इससे ज़्यादा हमें क्या है। वैभव भरड़कर ने जहाँ पर आग लगी, जहाँ पे बिजली का लोगों को लाइट का तकलीफ था, ये जो खाते लोगों के घर मैंने पक्के बना के दिए ना। जहाँ पे 1100 घर हुए, उस 1100 घरों को सर पे जो प्लास्टिक का छत था वो प्लास्टिक हटा दिया हमने करके दिया। ये हमारी क्वालिटी है। अब आप नेता बन के जिनको लेके आ रहे हो उनको बोलो आप जैसा घर और 2-4 गन का ही बना के दे। सर, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने उनको धमकी दिया कि मैं यहाँ से भगा के ही छोड़ूंगा, एक पत्रकार को, तो कहाँ से उचित है? अगर ऐसी मैंने कोई धमकी दी रही है तो मैं उसे पूरा करता हूं। सुनिए, अगर मैंने धमकी मैं देता नहीं, अगर मैंने बोला तो मैं उसे पूरा करता हूं, पर मैंने ऐसा कोई बात उसको बोली नहीं है कि मैं भगा के रहूं। मेरे को क्या जरूरत पड़ी है। मैंने कहा इतना ही, जैसे इनका घर है वैसे सबका घर बने। और अगर तुमने जो लोगों को भड़का के जो झूठ बोल के जो ड्रामा चालू किया है उसके ऊपर तुम कार्रवाई नहीं करोगे, लोगों को झूठ बोल के लाइट नहीं दोगे, तो उसके आगे की कार्रवाई हम करेंगे। ये मैंने कहा है और मैं कहा तो मैं करूँगा। मुझे कोई नहीं, मेरे को जेल जाने से भी डर नहीं लगता है, ना हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, ना हॉस्पिटल पहुँचाने से लगता है, ना जेल पहुँचाने से। जो सच है सच के साथ रहना चाहिए आदमी को। आप झूठ बोलकर ये दुनियादारी जो कर रहे हो, अगर आप नहीं लाइट दे पाए, आपने इलेक्शन का 2 महीने के आगे इलेक्शन है, देख के आपने ये सब ड्रामा किया है, इलेक्शन तक आप अगर लाइट नहीं दे पाए तो जब आप इलेक्शन के लिए आओगे, जो मैंने जो कहा है वो सब होगा। और मैं आपको आपके माध्यम से खुलेआम इनको कहना चाहता हूँ, वैभव भरड़कर इतनी बड़ी बड़ी सभाएं लेता है पर किधर भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लेता। मेरे किसी भी सभा में आप देखिए, मैं कहीं पे भी पुलिस वालों को बुला के मेरे को कोई डर है, कोई आके मेरे सामने कुछ बोलेगा या कुछ तमाशा करेगा, ये सब चीज़ हमारे पास नहीं। हम खुलेआम कार्यक्रम लेते हैं। अब जहाँ पे VVIPs आते हैं, जहाँ पे मिनिस्टर हो, तो वो पुलिस का अपने माध्यम से आते हैं, हमारा कुछ विषय नहीं रहता है। पर जहाँ पे भी मैंने सभाएं ली है, रिक्शा स्टैंड पे ली है, मैंने बुआ सालवी में ली, मैंने बड़ी बड़ी सभाएं जब भी ली, हमारे ताकत पे ली, मालाड विकास प्रतिष्ठान के माध्यम से ली, तब हमने कभी भी पुलिस प्रोटेक्शन कहीं पे भी लिया नहीं। हमारे लोग आते हैं, हम अपना विषय रहता आपस का। पर इन्होंने जब भी मीटिंग ली है, इनको 50-60 पुलिस वालों की ज़रूरत लगती है, क्योंकि आपसे तो आप कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। ऐसा आरोप है कि कुछ ना कुछ आप उंगली करते हैं, इस तरह से आप। अच्छा, आज जवाब दूंगा। देखिए, मैं उंगली कभी आज तक किया नहीं, आज तक तो मैंने कुछ किया नहीं है। मेरा विनोद मिश्रा जी हमारे नगर सेवक है, मेरा फ़ोटो डालकर
उस पर झूठे चप्पल दिखाकर गद्दार बोल के किसने घुमाया? संजय निरुपम और उसके लोगों ने घुमाया। जब वो बात मैंने संजय निरुपम को बताई तो उनका काम था कि अपने लोगों को पूछे ये ऐसा गलत काम तुमने क्यों किया। जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा निरुपम साहब ने करने कहा, हमारा कुछ रोल नहीं है। हमारा आईडी उन्होंने वापरने को लिया था, उन्होंने डाल दिया, हमारा कुछ रोल नहीं है, उन्होंने किया। तो जब ये सारी चीज़ें पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब क्लियर हुई और उन्होंने जाकर उन कार्यकर्ताओं को पूछने की कोशिश की, वो आप जो अपना ओबेराज के सामने के मॉल के उधर, उसमें आपका ही रोल था, आपने ही भेजा। मैं बता रहा हूँ ना, आपने पूछा, मैं ही जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का ना। तो वो कोई बाहरी लोग नहीं थे, वो सब पार्टी की महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता थी। वो कोई ऐसे डोंगर की कार्यकर्ता नहीं थी। उसमें महिला शाखा प्रमुख, महिला उप शाखा प्रमुख, महिला उप विभाग प्रमुख सब पार्टी की पदाधिकारी है। उन्होंने उनसे पूछने की कोशिश की कि आपने विभाग प्रमुख के बारे में ऐसा कुछ हरकत की, किस वजह से आपने हरकत की, आपके पास ऐसा क्या विषय था कि वैभव भरड़कर ने आपसे गद्दारी की। जबकि मेरे वार्ड में सब वोट हम लोग प्लस है, सुनील प्रभु साहब से मेरे वार्ड में वोट ज़्यादा है, बराबर है, जिधर का मैं नगर सेवक नेतृत्व करता हूँ। 39 में हम लोग सुनील प्रभु साहब से ज़्यादा है, 38 में 200 वोट का फ़र्क है। तो 200 वोट से तो आप हारे नहीं। तो आप जहाँ पर काम कर रहे हैं पठानवाड़ी क्षेत्र से, जहाँ पर आप माइनस हुए, जहाँ से आप सालों में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपने उम्मीदवार खड़े किए थे, वो जो आपको छोड़ के भाग गए, वो आपकी तकलीफ थी, वो हमारी तकलीफ तो नहीं थी। तो आपने हम लोगों के बारे में ऐसा क्यों लिखा, ये पूछने के लिए महिला कार्यकर्ता जब गई तो पुलिस के माध्यम से पुलिस को आगे करके आप पीछे से भाग गए। तो उनका गुस्सा ये हुआ। और मीडिया तो आपने बुलाया था, हमने तो मीडिया नहीं बुलाया था, आपकी मीडिया ने वो कवर किया, हमारा क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मगर सर जैसा कि उनका सूत्र बताते हैं कि आप एक सबसे पहले अगर शिंदे ग्रुप में जाने का सबसे बड़े, और कई ग्रुप को, कई नगर सेवक को लेकर के गए, और आज जब चुनाव के दौरान आप सभी नगर सेवकों जैसे विष्णु सामंत, आत्माराम चाचा, जितने लोग ग्रुप है, सबको आप हाईजैक कर लिया था, जैसे कि नहीं आगे बढ़ना, मैं जो मैं कहूँगा वही करना है। इस तरह से जब बातें आई और दबाव आपका पड़ा तो लोग काम नहीं कर सके, जिसका उनका हार का मुंह देखना पड़ा। ये ऐसा कटा छोड़ा है। देखिए, आपका जो आप प्रश्न पूछने का आपका अधिकार है, आप पूछते हैं। विषय ऐसा है, अगर आपको विष्णु सावंत ऐसा कहता है कि वैभव भरड़कर ने मुझे दबाया, मुझे काम करने को मना किया, तो आप ऑन कैमरा पूछ लो उसको कि मैंने उसको कुछ किया कि तुम मना किया। चाचे ऐसा कहता है तो आप पूछ लो उसको कि मैंने कुछ कहने को। सदाशिव पाटिल साहब ऐसा कहते तो पूछ लो उनको। धनश्री भरड़कर ऐसे कहते तो पूछ लो उनको। मैंने तो उल्टा पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेरे जेब का भी पैसा दिया। आपको मैं आज खुल के बात बताना चाहता हूं, आपको सुनना अगर आपको तो पार्टी से इतना पैसा आया था, जब शिंदे का चुनाव लोकसभा को हो रहा था, तो भी आप ही सुप्रीम यहाँ बने थे। सबको चाहे कार्यकर्ताओं को मैनेज करना हो, सबको था। ठीक संजय निरुपम में भी तो वही रोल हुआ था, पैसा आपको दिया, आप कहाँ से पैसा खर्चा किए? ये तो गलत बोल रहे हो आप, ऐसा कहना है। ऐसा कहना है। देखिए, लोकसभा का मैं यहाँ का निरीक्षक था। पार्टी के पास से पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पार्टी में जो कुछ समय पे फंड, हर पार्टी का अपने उम्मीदवार को फंड आता है। लोकसभा में वो सारी चीज़ें मेरे पास थी। हमने अपने माध्यम से व्यवस्थित चुनाव लड़े और हमने वो चुनाव जीता भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर विधानसभा में मैं खुद एक उम्मीदवार था, मैं एक इच्छुक उम्मीदवार था, और मेरे से झूठ बोलकर सारे उत्तर भारतीय मेरे इशारे पे चलते हैं। 90,000 उत्तर भारतीय लोग मेरे साथ में हैं दिंडोशी विधानसभा के। ऐसा किसी ने कह के टिकट लेकर आया, जो व्यक्ति टिकट लेकर आया वो, तो उनका कोई व्यवहार या किसी चीज़ का मेरे से कोई संबंध नहीं था। उनका व्यवहार, उनका भोला यादव जी कोई व्यक्ति है, उनके पास था, मेरे पास कोई व्यवहार था नहीं ना। उनसे कभी 1 रुपये का मुझे लेना देना विषय था। आपको, आप अभी इतनी देर का इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए आपको एक खुल के बात बता रहा हूँ, मेरा कुछ व्यवहार नहीं था उनसे। जी सर। कि इस विधानसभा का शिंदे साहब ने मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं दिया था। जब चुनाव को 4-5 दिन बाकी रह गए, पार्टी को सब जगह से रिपोर्ट गए, साहब मुख्यमंत्री थे, आईबी के रिपोर्ट, सीआईडी के रिपोर्ट, पुलिस के रिपोर्ट उनके पास जब गए, तब उनको इस चीज़ का पार्टी को मालूम पड़ा कि जब तक वैभव भरड़कर एक्टिव नहीं होंगे तो और हमारा नुकसान होगा। उस समय शिंदे साहब ने मुझे बुला कर लिया कि वैभव तेरी जिम्मेदारी है, तू विभाग प्रमुख है, उस विधानसभा में अगर हम लोग का डिपॉजिट गड़बड़ हुआ या एकदम बुरी तरह से हार गया, बोला साहब वो तो 90,000 उत्तर भारतीय उसके साथ में मतदार, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से जो बन रहा है हम लोग कर रहे हैं। जबकि उत्तर भारतीय मतदार 90,000 यहाँ पर खाली पेपर पे है, होता 50% वोट है। ये बोलने की बात थोड़ी है, ये प्रैक्टिकल है। और उसके बाद सारे उत्तर भारतीय आपको ही वोट करेंगे, ऐसा कोई ठेका नहीं किसी ने दिया हुआ है। वो प्रभु साहब को भी है, वो उबाटा के साथ भी जाने वाले, कोई और भी कांग्रेस के साथ जाने वाले, कोई राष्ट्रवादी वाले के साथ जाने वाले, समाजवादी के साथ जाने वाले, सब आपके साथ है। ये गलत कहकर अपने पार्टी से टिकट तो ले ली, पर आप उस जगह पे अपने आप को 100% प्रैक्टिकल
प्रूफ नहीं करा पाए। और आपका जो कहना है कि मेरे पास कोई व्यवहार था, मेरे पास कोई व्यवहार नहीं था। जबकि मुझे विधानसभा प्रमुख बोलकर इन्होंने 1 लाख रुपए का एक एनवलप दिया था। इन्होंने 1 लाख रुपए का मुझे और 50,000 का अरुण सुरवे साहब को एक एनवलप दिया था, हम दोनों को। वो एनवलप भी जब इन्होंने महिला बचत गट को पैसे दिए नहीं, उनके ही पार्टी में गणेश शिंदे के ऑफिस में गोरेगांव में, वो 1 लाख रुपए, मैंने कहा ये मेरे पास से 1 लाख रुपए और 10 महिला बचत गट को दे दो, 10 आपको जो कुछ मदद करना है उनको दे दो, और ये अरुण भाई का भी 5 ले लो, ये मेरी जिम्मेदारी, अरुण भाई पूछेगा नहीं है। पैसा उठा के मैंने वो भी दे दिया। उसके बाद मेरे जो शाखा प्रमुखों को लोकसभा में जिस तरीके से हमने मदद की थी, उस तरीके से मदद इन्होंने इसमें विधानसभा में की नहीं। जब वो संकट में आए तो मेरे कुछ व्यापारी मित्र हैं जिन्होंने मुझे, इलेक्शन में हम लोग मदद करते एक दूसरे को, उन्होंने की वो, मैंने उन लोगों को पैसा दे के कहा कि तुम लोग और जोर से काम पे लगो कि पार्टी अपनी जीतनी चाहिए। मगर आपको 1 लाख, अरुण सूर्य को 5,000 कैसे? आपके 50,000। तो फिर विधानसभा संगठक और विधानसभा प्रमुख, ऐसा कुछ उन्होंने मतलब था, उसमें 1 लाख रुपया था। झूठ क्यों बोलने का, जो था वो था। पर उधर वो महिलाएं सब चिल्लम चाली कर रही थी, तो मैंने उठा के दिया, बोला ये पार्टी का नाम खराब हो जाएगा, आपने इनका न्यूज मेरे पास से ले लो और आप जाके उनसे पूछ लो ये हुआ कि नहीं। वहाँ पे शीतल म्हात्रे जी हमारी पार्टी की लीडर है, वो थी वहाँ पर, हुंडारे साहब थे, मैं था, गणेश शिंदे से, विष्णु सावंत थे, आत्माराम चाचे थे, जाके पूछ लो। वैभव भरड़कर झूठ नहीं बोलता, ऑन कैमरा बैक कैमरा मुझे झूठ बोलने नहीं आता, जो है वो सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरे को वो मेरा काम ही नहीं, जो है मेरे से तकलीफ हो जाता है कभी कभी मेरे बातों से मुझे, पर मैं झूठ नहीं बोलता। मगर लास्ट मेरा ये क्वेश्चन, आखिर आप अपने नेता पे भी अंगुली उठा दिया, आप सुनील प्रभु पे भी अंगुली उठा दिया कि जो सिस्टम अभी वहाँ पे हो गया वो नहीं हो सकता, तो करके कौन देगा? ये यहाँ पे वन विभाग में लाइट, पानी और ये जो सुविधा, तो चलो ठीक है, आप टेम्पोररी बेसिस पे आपके ऊपर केस हुई, तो क्या जितने लोग आज उसका रसा स्वादन ले रहे हैं, जो सब पैसा कमा रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी मामले दर्ज हुए हैं क्या? देखिए, जब कुछ बिजली चोरी करके बेचने वाले लोग थे, उनको अदानी की, उनकी जो विजिलेंस की टीम है, उसने कई लोगों को पकड़ा, उनके ऊपर गुने दाखिल हुए हैं। वो क्या, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जब जो लाइट बेचने वाले थे, बहुत सारे लोगों को, अप्पापाड़ा में 3-4 लोगों के ऊपर हुआ, कुरार विलेज में हुआ, उधर तुम्हारे शांति नगर वगैरह पिपरीपाड़ा साइड में भी लोगों के ऊपर उनके विजिलेंस टीम ने केसेस दाखिल किए हैं। जो चोरी करते थे उनके ऊपर केस किए, उससे हमारा क्या ताल्लुक आया? मगर करोड़ों से लाख रुपया, मतलब करोड़ों रुपया के लगभग वहाँ का अदानी का बाकी है। देखिए, अदानी का बाकी है तो उन्होंने जिसको लाइट दिया है वो उनका विषय है ना, उसमें वैभव भरड़कर का और सामाजिक विषय कुछ आता नहीं है। अगर किसी ने व्यक्तिगत, लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, लोग पानी का बिल किसी का बकाया रखते, लाइट का बिल बकाया रखते, असेसमेंट टैक्स बकाया रखते, तो उससे क्या उधर के स्थानीय का व्यक्ति का संबंधित आएगा क्या? अब बोलने के लिए कुछ भी नगर सेवक का है, जैसे आप भले ने आपकी धर्मपत्नी नगर सेविका है, मगर सबका आशीर्वाद आपको ऐसे जैसे भोले बाबा की तरह आपके ऊपर सबका आशीर्वाद है, ऐसा कहना है क्या? सही बात सही है ना, मेरे पे माता जी का आशीर्वाद है, भोले बाबा का आशीर्वाद है, भोले बाबा का आशीर्वाद। आप जितने सुनिए ना, माफिया हैं, जितने लोग लाइट, आपने मेरे बारे में पूछा ना, तो मैं बताया, माता जी का आशीर्वाद है, भोले बाबा का आशीर्वाद है, शिंदे साहब का आशीर्वाद है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का आशीर्वाद है, हमारे सारे मंत्रियों का आशीर्वाद है, आमदार प्रकाश सुर्वे का आशीर्वाद है, सिद्धेश कदम का आशीर्वाद है। आपको जिसका चाहिए सबका आशीर्वाद वैभव के साथ में है, क्योंकि वैभव काम सच्चा करता है। आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद, जितने लोग हैं जो अवैध धंधे करते हैं सबका आशीर्वाद है, ऐसा मेरा कहना, ऐसा लोगों का कहना है कि उसका फल फूल रहा है। अवैध धंधे मतलब लोगों को लाइट देना या अवैध धंधा है, लोगों को पानी पिलाना अवैध धंधा है, बरोबर है? तो अवैध धंधा को बंद कर देना चाहिए, बरोबर है? आप इनको कहो कि जो अवैध लाइट चल रहे हैं उसको बंद करने के लिए मूवमेंट चलाओ। आप क्यों लाइट देने की बात कर रहे हैं? फिर अगर वो अवैध है, आप अगर अवैध कहोगे तो फिर आप उस वन क्षेत्र को भी अवैध कहना पड़ेगा, बरोबर है? आप वहाँ पे जाके नेतागिरी करते हो, उनके वोट आपको चाहिए और उनको आप अवैध बोलोगे तो कैसे चलेगा? मगर मीटर नहीं लगा है, और अगर कहीं दूसरे क्षेत्र से आया है, कोई अप्रिय घटना घटती है, साहब दूसरे के यहाँ से आया, जैसे कि आप हैंगिंग आया है लाइट, अगर कहीं कुछ घटना घटती, जैसे आप पिछले दिनों देखो कि अप्रिय घटना घटी थी, कितने लोग, एक की मौत भी हो गई थी, ऐसी घटना घटती उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? देखिए, ऐसी कोई भी घटना इलेक्ट्रिसिटी करंट की वजह से हुई नहीं है आज तक। कोई भी घटना कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ या वायर जले या ऐसी कुछ घटना हुई, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। आप पुलिस पंचनामा करते, मुझे क्या पूछने की जरूरत है, बराबर है? जो ये जहाँ पर झोपड़पट्टी ये जली,
एक व्यक्ति आंध्र प्रदेश का व्यक्ति था जो दारू पी के ओवरलोडेड था, उस पर कोई मुर्गी जला रहा था, बाद में वो ब्लास्ट हुआ उसके इधर, तो वहाँ से वो झोपड़पट्टी में आग लगी। उधर भी वैसे ही हुआ, और कोई चूल्हा बाजू में जलाया था सुबह, वो चूल्हे में उसने घासलेट मारा, भग से पकड़ लिया और वो पूरा प्लास्टिक जलने लगा, वो वहाँ पे घटना हुई। ये लाइट का कहीं पे भी ऐसी घटना नहीं हुई, क्योंकि जब ये इंडस्ट्रियल मीटर जो तुम्हारे 3 फेस के मीटर बाहर लगाए जाते हैं तो उसके लिए आपको बड़ा कोर केबल 10 का यूज़ करना पड़ता है। वो केबल जलता नहीं, आप उसके नीचे जलाओगे तो भी जलेगा नहीं। हाँ, उसके सब उस तरीके से रहता है जैसे आपके जो अदानी वाले बड़े बड़े केबल है वैसे ईजिली जलते नहीं है। तो मगर साहब मेरा एक ही वही क्वेश्चन मैं फिर करना चाहता हूँ, आखिर लाइट और पानी ये जो लीगल रूप में ला करके कौन देगा? ये आप ला के देंगे या आमदार ला के देंगे या आपकी सरकार ला के देगी? ला के देगा कौन? किस पर विश्वास है आपको? देखिए, देना शासन को चाहिए। ये महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन के अंतर्गत आने वाला विषय है। वन क्षेत्र को अगर कोई चीज़ कंट्रोल करता है तो महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन। जब तक केंद्र शासन और महाराष्ट्र शासन का धोरण नहीं बनेगा तब तक कोई भी नेता अपनी नेतागिरी करके झूठ नहीं बोल सकता। अगर वैभव भड़कर जैसा नेता करता है तो उसके ऊपर गुनाह केसेस होता है, उसको जेल में जाना पड़ता है। तो आप भी अगर जेल में जाकर कुछ ऐसा कुछ कर सकते हो लोगों के लिए तो अच्छी बात है, करो, हम उसके साथ में हैं। आप कल को कहो अदानी वालों को कि आप केबल डालना शुरू करो, मैं खड़ा रहता हूँ, अगर कोई आए तो मुझे अरेस्ट करने बोलो, मैं केस लेने के लिए तैयार हूँ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई नेता आके अदानी में आप जाकर बैठ के उधर लोगों को कहते हो मैं आपका जो बकाया है वसूल करके दूंगा, उससे अच्छा उनसे ऐसा जाकर कहो कि आप केबल डालना शुरू करो, मैं खड़ा रहता हूँ, अगर कोई आता है अरेस्ट करने मुझे करेगा। बराबर है। तो ये बात बाद में उनको आज गजा बहू का भी कल स्टेटमेंट है फ़ोन पे किसी मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि जब तक अंदर सबस्टेशन लगाने के लिए आपको 20-25 हज़ार झोपड़ों को लाइट देना है कि ये केबल की वजह से दोगे आप तो पूरा अप्पा पड़ा जल जाएगा। आपको उसके लिए लोड के लिए वहाँ पर सबस्टेशन बनाने पड़ेंगे, 15-20 सबस्टेशन अब जब आप अंदर बनाएंगे तब आप लाइट डाल पाओगे ना। आप लोगों के फॉर्म भर के नहीं होगा। मैं करने जा रहा था तो आपने बताया। हाँ, तो उसके लिए अंदर आपको सबस्टेशन डालने पड़ेंगे। और सबस्टेशन कैसे डालेंगे आप फॉरेस्ट की जगह में? जब तक फॉरेस्ट आपको एनओसी नहीं देगी तब तक आप चीज़ नहीं कर पाओगे। तो ये मैं मान के चलूँ कि ये गुमराह किया जा रहा है, जो भी सब झूठी। मैं ऑन कैमरा कहता हूँ कि ये लोगों को गुमराह कर झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। इसके आगे कुछ भी स्टेटमेंट मेरी लेने की ज़रूरत नहीं है। किंतु हमारे लोग, गरीब लोग मजबूर है, वो मजदूर लोग मजबूर है। मेरी बात पूरी तरीके से सुनिए। कल को अगर मैं वहाँ पे कहूँ कि मैं घर दे रहा हूँ और घर के फॉर्म भरना मैं शुरू कर रहा हूँ जिसमें बिजली भी है, शौचालय भी है, तो खड़े रहने के लिए जगह नहीं होगी। आज इनको ये बड़प्पन लग रहा है कि लोग 50 लोग आके लाइन में खड़े रह रहे, ये रील्स बना रहे, ये वीडियो बना रहे, ये डाल रहे, हम उनका आनंद ले रहे। हम उस चीज़ से हमें आनंद आ रहा है कि एक लोग कुछ जो नहीं होने वाली चीज़ पे काम कर रहे। आज मैंने, आपको क्या लगता है, कल शिंदे साहब यहाँ पर आए थे, हमने उनसे बात की, साहेब हे असा विषय आहे का, होणार आहे का, नाही तर तुम्ही एक मीटिंग घेऊन आम्हाला क्लिअर करा हा विषय। पर साहब ने बोला ते थांबा, कायद्यामध्ये आपण बसून देवेंद्र जी करना। तो जब तक उसके लिए लीगल कायदा नहीं बनेगा तब तक कोई चीज़ होने वाली नहीं है। और कायदा बनाएगा कौन? विधानमंडल, विधान भवन में बैठ के ये चीज़ होगा। यहाँ पे झोपड़पट्टी में मीटिंग लेने से वो कार्यक्रम होने वाला नहीं है। ये सरासर लोगों का गुमराह कर झूठ बोलने का काम है। इनके ये फॉर्म लेंगे, बाद में इनसे कहेंगे अभी हम लोग मोर्चा निकालेंगे, और ये मोर्चा दिखाएंगे शिंदे साहब को, ये मोर्चा दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। देखो इतने लोग सड़क पे उतरे हैं, अभी मुझे एमएलसी दे दो या तो राज्यसभा दे दो। ये पॉलिसी, ये सब उसकी तरफ जा रहा है। ये लोगों का भला इनको करने में कोई, मगर वही तंगुली आपके ऊपर उठेगी। इतना दिन 5 वर्ष तक आपने कोई में, एक दिन में आप 5-5 6, जैसे कि चुनाव का प्रचार हो, 5-5 6 मीटिंग लेकर के एकदम अपनी ही पार्टी के खिलाफ बिगुल बजा दिया। सुनो, मैंने कोई 5 मीटिंग नहीं ली। एक प्रभाग क्रमांक 42 में मीटिंग ली, एक जिसमें हजारों लोग वहाँ पर थे। मैंने दूसरी मीटिंग अभी तक प्रभाग क्रमांक 42 में उस विषय पे नहीं ली, क्योंकि लोग यहाँ पर आके मुझे परेशान कर रहे थे कि दादा क्या करना है। मैं बोला मैं उधर आके बताता हूँ क्या करना है। बराबर है। और दूसरी मीटिंग प्रभाग क्रमांक 38, 2 अलग अलग क्षेत्र है। ये 2 मीटिंग हुई, कोई 5 मीटिंग अभी तक हुई नहीं है। और उनको मेरे प्रति डर है कि ये बाहर निकलता है तो हजारों लोग ऐसे ही आ जाते हैं, वो डर है। अच्छा है, रहना चाहिए।
मगर सर मैं अब चुनाव के मुद्दे पर जा रहा हूँ कि सर अभी जैसे मुंबई महानगर पालिका की घोषणा तो नहीं हुई, अब ये चुनाव आने वाले हैं। आप कौन से वार्ड से, आप 42 से या 38 या 39 कौन से चुनावी मैदान में आप रहेंगे और धर्मपत्नी आपकी है? कौन कौन लोग, क्या दोनों रहेंगे, एक ही बार करेंगे? आज आप पूरा खाली कर दो, कुछ बाकी मत रखो, चलेगा। देखिए अभी चुनाव का बिल्कुल वजह नहीं है, पहला तो एक बात। हाँ, पर ये बात सच है कि चुनाव नज़दीक है। अभी चुनाव का रिजर्वेशन आएंगे, महिला, पुरुष, एसटी, ओबीसी, ये सब बाकी है। उसके बाद उम्मीदवार डिसाइड होगा। उसके पहले कोई अगर बोलता रहेगा मैं उधर में तो पागल है। नहीं साहब, मैं इतना ही केवल जाना, आप चुनावी मैदान में रहेंगे कि नहीं? बस 100% रहूँगा। कहाँ से रहूँगा तो समय बताएगा, पर रहूँगा। कमर आपने कस लिया है? कमर तो रोज ही चुनाव लड़ते रहते। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, मैं 2017 में ये चुनाव, हम लोग पहले 2012 में मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, आपने देखा जी सर। और मैं मेरे तरीके से लड़ता हूँ, मैं किसी से ये नहीं, मैं उस समय भी मेरा ऐसा ही था। 2017 में हम ये चुनाव जीते, बराबर है। हमने राष्ट्रवादी के नाम पे यहाँ पर चुनाव लड़के चुनाव जीता। बाद में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नाम पे फिर लोकसभा हुई, उस वार्ड समय भी हमारा वार्ड प्लस था। विधानसभा हुई, उसमें भी हमारा वार्ड प्लस था। 2024 में भी जब तुम्हारी लोकसभा हुई, हमारा वार्ड प्लस था। 2024 की विधानसभा, उसमें भी हमारा वार्ड प्लस था। ये 5 सालों में अभी तक 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं हम लोग। मगर साहब, जैसा कि आपको मानस पुत्र विद्या चौहान मानते थे, उनके आशीर्वाद से आप चुनाव जीत के आए थे, ये सही बात है? एकदम। मैं भी आज उनको, आज तक मैं क्या, मेरे बच्चे भी, विद्याताई को मेरी पत्नी हुई, बच्चे हुए, मेरे माँ बाप हुए, मेरी फैमिली, हम लोग उनको ऐसे ही मानते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद साहब। आज मैंने बहुत शिवसेना के वरिष्ठ नेता वैभव भरोटकर बहुत मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया। ये एक पत्रकार होने के नाते मैंने तरह तरह की जो बातें मेरे मन में थी, लोगों द्वारा सुनी थी, विपक्ष और आरोप प्रत्यारोप किया, तो मैंने सभी पे खट्टे मीठे, मैंने सभी बातें, उन्होंने निर्भीक होकर के बिना जुबान दबाए हुए उन्होंने खुल करके मुझसे चर्चा की। मैं मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उपस्थित आपण सगळ्यांना मनापासून नमस्कार करतो की आपण आपली एकता कायम ठेवली आहे, त्याबद्दल तुमच्या मनापासून सगळ्यांचे धन्यवाद व्यक्त करतो। ते गाणं फक्त आपण ऐकतो, आली तुफान किती जिद्द न सोडली, ऐकता ना सगळे? बरोबर की नाही? ऐकता की नाही? मराठी लोकांना माहिती आहे, ऐकता की नाही गाणं? आले तुफान किती जिद्द न सोडली, काय झेप घेतली आकाशी, स्वप्ने झाली पुरी। आपण हे सगळं ऐकत असतो। हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुलेंचा महाराष्ट्र आहे। इथे समजदार लोक राहतात, वेडे लोक राहत नाहीत, याच्यासाठी मी इकडे आलोय। आपण सगळे समजदार आहात ना? तुम्हाला मी नाव न घेता हे ना ते आपल्या सिस्टम मध्ये नाही काय सुद्धा, आपला डायरेक्ट थेट तुम्ही उंगली केली ना, आता झेला। आपण तर काय करायला गेलो नव्हतो ना, बरोबर आहे? तुम्ही सगळ्यांनी मिळून प्रभाग क्रमांक 45 मधून संजय निरुपमला 9500 मतदान दिलं। अख्ख्या दिंडोशी मधून सगळ्यात जास्त मतदान कुठच्या प्रभागातून झालं तर प्रभाग क्रमांक 42 मधून झालं। आणि ते कोणामुळे झालं? तुमच्या आणि आमच्यामुळे झालं। एक शब्दाने जर मी फक्त ग्रुपवर मेसेज टाकला असता की टोपी पलटी करा, तर 5000ने मायनस झालो असतो, आपल्या वार्डात झालो असतो की नाही? पण आपण चांगलं मतदान काढून दिलं, प्रभाग क्रमांक 38 मधून काढून दिलं, प्रभाग क्रमांक 39 काढून दिलं, प्रभाग क्रमांक 40-41 आपल्या मराठी लोकांनी सुद्धा मनापासून शिंदे साहेबांच्या नावावर शिवसेना पक्षासाठी मतदान केलं। याला नाही केलं कोणी? हे सगळ्यांनी मिळून लाडकी बहीण योजना किंवा शिंदे साहेबांची मेहनत, आमच्या शाखा प्रमुखांची मेहनत, आमच्या पदाधिकाऱ्यांची मेहनत, आमच्या सर्व पक्षाच्या वेगवेगळ्या सेलच्या कार्यकर्त्यांची मेहनत, म्हणून ते मतदान तेवढं। नाहीतर तुम्हाला लास्ट टाइमला तर इकडे गजाभाऊंनी 50,000नी पछाडलेला, तुम्ही 49,000 ते 1,00,000 मतदान त्यांना होतं। म्हणजे तुमची तेवढी 50-50% पण लायकी नव्हतीच। आणि 2019ला जेव्हा तुम्ही इथे निवडणूक लढलेला, तेव्हा सुद्धा दिंडोशी मधील सगळ्यात जास्त मतदान कुठच्या प्रभागाने दिलेलं? ते प्रभाग क्रमांक 42 मधून दिलेलं। का? तर तेव्हा सुद्धा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये आपण सगळे एकत्र लढत होतो आणि आपण राष्ट्रवादीचा नगरसेवक इकडे होतो, म्हणून या प्रभागातून 2019ला तुम्हाला सगळ्यात जास्त मतदान झालेलं ना।
पेपरवर आहे, बोलायची काही गरज नाही आहे. मग 2019 पासून 2024 पर्यंत बाबा झोपलेला काय? 2019 पासून 2024 ची निवडणूक होईपर्यंत हा होता कुठे? तेव्हा याला समजलं नाही डोंगरात लाईट द्यायला पाहिजे. तुम्ही इथे खासदारकीची निवडणूक लढलात ना, तेव्हा तुम्हाला लक्षात नाही आलं की या ठिकाणी लाईट द्यायला पाहिजे. या ठिकाणच्या लोकांनी तुमच्या मीटिंगी वैभव भरडकर बरोबर तुम्ही घेऊन फिरलात. आम्ही फॉरेस्ट का प्रश्न खत्म कर देंगे, वैभव रस्ता बना देंगे, वैभव पाणी ला देंगे. आणि जेव्हा वैभवला जेल झाली तेव्हा वांटेड का? तर लोकांना पाणी देताना म्हणून. तेव्हा तुम्ही आले का कुठे? तुमची काहीतरी भूमिका होती का? मग आज तुमची भाजलेली आहे. आता काय ते मी सांगत नाही, बरोबर आहे की नाही? तुमची भाजलेली आहे, त्याची खवली काढायला इकडे येता. हा काही खोटं बोलायचं. अरे या लाईटी देण्यासाठी तर आम्ही इतके होतात ना तुम्ही लोक सगळे माझ्याबरोबर. आपण अदानीला टाळा मारलेला, आपण नागपूरला आंदोलन केलं. देवेंद्रजी मुख्यमंत्री तेव्हा होते, आताही आहेत. त्यावेळेला देवेंद्रजींनी मोठी मीटिंग घेतली याच्यासाठी. सगळ्या इकडचे आमदार प्रकाश सुर्वे असतील, आमदार सुनील प्रभू असतील, आमदार प्रवीण दरेकर असतील, सगळ्यांना एकत्र बोलावून वन क्षेत्राचे जवळचे आमदार विद्याताई पण आहेत. सगळे त्यावेळेला सगळ्यांना एकत्र बोलावलं की याच्यावरती कसा मार्ग काढण्यात येईल. हे लोक आंदोलन करतात आहे, रस्त्यावरती उतरले आहेत. आणि त्याच्यानंतर एक निर्णय झाला. बावनकुळे साहेब आता मंत्री आहेत, तेव्हा ऊर्जा मंत्री होते. तेव्हा त्यांनी सांगितलं डोंगरातली लोक बिना लाईटचे कसे राहतात हे बघण्यासाठी 2 दिवस जरा फॉरेस्टच्या अधिकाऱ्यांच्या सगळ्यांच्या बंगल्यांची लाईट बंद करा. आणि त्यांच्या आदेशावर 1 दिवसासाठी फॉरेस्टच्या अधिकाऱ्यांची लाईट बंद करण्यात आली. जेव्हा त्यांच्या घरात लाईट नाही, जेव्हा त्यांची हालत खराब झाली, त्यानंतर पुन्हा नागपूरला ती बैठक झाली. आणि त्या बैठकीमध्ये की तुम्ही वनक्षेत्रामध्ये लाईट देऊ शकत नाहीत तर वनक्षेत्राच्या बाहेर लाईट द्या, पण लोकांना लाईट मिळू दे, ही भूमिका त्या मीटिंग मध्ये घेण्यात आली. राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे ऊर्जा मंत्री, इकडचे स्थानिक आमदार आणि हे कोठे मला कुठच्याही आमदाराला जाऊन विचारा हे झालं की नाही झालं म्हणून. माझ्या समोरच्या घटना आहेत, ते लोक पण उपस्थित होते. मी नागपूरला ऊर्जा मंत्री जेव्हा बावनकुळे साहेबांच्या बंगल्यावर मीटिंगला मी पण आहे, त्या लोकांमध्ये फोटो आहेत. मग हा एवढा काळ लोटला, एवढी आम्ही मेहनत करतोय, आपण कंटिन्यू सगळ्या गोष्टी करून आणल्या. तेव्हा तुम्ही कुठे होता तो? तेव्हा तुम्ही एकदा तरी कुठे तुम्ही दिसले? आज तुम्ही असे डोंगरामध्ये येऊन सांगताय की वैभव भरडकरने मला हरवलं म्हणून मी येतोय. तुझा बाप जरी आला ना तरी माझी काय उखाडू शकत नाही. मी लिहून घ्या सांगतो तुम्ही. कारण की आपण पंगा घेतानाच ठरवतो पहिला की हा पुढे काय काय करू शकतो. ह्याचे जे बाप आहेत त्यांना आपण ऐकलं नाही तर ह्याला ऐकणार आहे काय? आणि याच्या बरोबर फिरणारे सगळे कुत्रे टपोरी साले, यांची काय लायकी आहे? तो काल इकडे म्हणतो माफिया लोक आहेत, वीज देतात, माफिया लोक वीज देतात. कोण माफिया? तो कैलास जाधव माफिया? हा, तो दिलीप लाईट देतो तो माफिया की नरसुले माफिया? माफिया कोण? आणि माफिया कशाला बोलतो तू कोणाला? ते पोरं भाई आपल्या बरोबर नसले, इकडे तिकडे असले, कसे पण असले तर डोंगरात लाईट देतात आहे ना रे. त्यांच्यामुळे 24 तास लोक उजेडामध्ये फिरताय. म्हणजे ते लोक स्वतःच्या जीवावर सकाळ संध्याकाळ ते काय मीटर मध्ये करतात आहे, काय घालतात आहे, आपला विषय नाही. आणि तिथून ते तुम्हाला लाईट देतात आहे कसं तरी म्हणून ते माफिया. तो मिथून लाईट देतो म्हणून मिथून माफिया. तो सुरेश जाधवला पण माफिया म्हटलं पाहिजे. मग सुरेश जाधव लाईट देतो म्हणून सुरेश जाधव माफिया. अरे तुम्ही माफिया बोलता कोणाला आहे आणि कशाला? त्यांनी काय केलंय तुमचं हे बघा. लाईटचं तुम्हा सगळ्यांना मी जाहीरपणे सांगतो, लाईटची आपल्याला बाहेरून आपण लाईट घेतोय. म्हणजे आपण जे बाहेर मीटर लावलेले आहेत, जे मीटर आपण बाहेर लावलेले आहेत ते कमर्शियल मीटर आहे. कारण की रेसिडेन्शियल एका मीटर मधून तुमच्या 50-50, 25-25 घरांना लाईट देता येत नाही. म्हणून ते कमर्शियल मीटर बाहेर लावलेत. त्याचा टेरिफ रेट आणि तुमच्या रेसिडेन्शियलचा टेरिफ रेट थोडा वेगळा असतो. म्हणून काही ठिकाणी तुम्हा लोकांना बिलं जास्त येतात, काही ठिकाणी कमी येतात. हा त्याचा तिकडचा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे तो आहे. त्या मुद्द्याकडे लक्ष नाही. त्या मुद्द्यातून बाबा आपण त्याला रेसिडेन्शियल करून एकत्र सगळ्या गोष्टी सॉल्व्ह करू. त्या गोष्टी म्हणजे ह्याला नॉलेजच नाही. उगाच यायचं आणि काही भोकायचं इकडे. आणि नंतर मग तिथे अदानीला जाऊन तो काय काय बोलला त्याचा व्हिडिओ आपल्याकडे आहे, त्याचा ऑडिओ आपल्याकडे आहे. इकडे पत्रकाराने विचारलं तर म्हणतो नाव घ्यायचं नाही. तुला हिंमत आहे तर इथेच घ्यायचं ना. आमची लोक बसलेलीच अंडी बिंडी कांदे बिंडे घेऊन सगळे बरोबर. आमच्यासारखं मर्दानगी सारखं काम करायचं. कोणाच्या बापाला घाबरायचं नाही. आम्ही इकडे
फॉरेस्टला अंगावर घेऊन पाण्याची लाईन आणली ना. जेलमध्ये घेतलो, मला फॉरेस्टवाले माझ्याकडून एफिडेव्हिट करून मागत होते की पाण्याची लाईन तुम्ही काढून टाका, आम्ही सगळ्या डोंगरातल्या पाण्याची लाईन काढून टाकतो, लोक जसे पहिले पाणी भरत होते तसे त्यांना भरू द्या. मी बोलो कोणाचा बाप जरी आला, मला जेलमध्ये घ्यायला जरी लागलं तरी सुद्धा मी पाठी हटणार नाही. मी पाण्याची लाईन काढली नाही. मी आज सुद्धा कोर्टामध्ये जाऊन उभा राहतो, आज सुद्धा केसेस लढतोय. मला कोणाची भीती नाही आहे. आणि ज्या दिवशी मी ठरवेन ना की बाबा मला आता ही केस नाही लढायची आहे, मी विड्रॉ करतो, त्या दिवशी खरोखर सांगतो हे जे कोणी आहेत ना कलाकार लोक, ते कोर्टापेक्षा कायद्यापेक्षा मोठा कोण नसते. आपण झेलतोय म्हणून आपल्या दरवाजामध्ये पाणी आहे सगळ्यांच्या. जे आपल्या बरोबर आहेत ते सुद्धा आपल्या जीवावर पाणी देतात आहे, जे आपल्या बरोबर नाही आहेत ते सुद्धा आपल्या जीवावर पाणी देतात आहे. त्यामुळे या सगळ्या विषयाचा कुठे संबंधच येत नाही. पण असे जर आता मला एक सांगा, तुम्ही अंधेरी मधून किती लोक इथे आलेत, आता दहिसर मधून किती आलेत, बोरिवली मधून किती आलेत, एक सुद्धा कोण नाही ना. आपण सगळे इकडचे स्थानिक आहोत. त्या दिवशीच्या मीटिंग मधून नेते, एक नेता जो मेन नेता तो आला अंधेरी मधून, त्याच्याबरोबरची सपोर्टिंग ऍक्टर कोण आणली ती राजेंद्र नगर बोरिवली मधून, तिसरा ऍक्टर आणला गोरेगाव मधून, चौथा ऍक्टर आणला अंधेरी पूर्व मधून. अरे तुमच्या या विभागाशी, या स्थानिक जनतेशी तुझी नाळ नाही, तुम्हाला काय माहित नाही, काही गोष्टीची घेणं देणं नाही, काही करत उकत सुटायचं. बॅनर लावले, मी काय बॅनर लावले? आजची सभा जर आपण खुर्च्या लावल्या तर 1000 खुर्च्या कमी पडतील, इतके लोक तुम्ही सगळे उभे राहताय. पण आपला पॅटर्न आहे, आपण कधी खुर्च्या बिर्च्या लावल्या नाही. आपण अशीच सभा घेतल्यात. मी जर खुर्च्या लावल्या, सभा घेतल्या, स्टेज मांडला, तर एकदा सुप्रियाताई आलेल्या आपल्या इकडे, माहिती आहे ना. पहिली सभा आपण खाली घेतलेली, 8000 खुर्च्या कमी पडलेल्या बुवा साळवी मैदानामध्ये. ही आमच्या डोंगरातल्या लोकांची ताकद आहे. तू काय आम्हाला सांगणार? त्याचा काय संबंध आला? आणि त्याच्याबरोबरचा आमचा अरुण गुप्ता, तुमच्या सगळ्यांच्या बरोबरचा, आपण त्याला आपला म्हणून आपण त्याला डोक्यावर चढवला, आपण त्याला सगळीकडे पुढे केला. काय कमी केलं याला? आज जसं अरुण गुप्ताचं घर आहे तसं घर डोंगरातल्या प्रत्येक माणसाचं जावं ही माझी इच्छा आहे. बरोबर आहे की नाही? नाहीतर जसं डोंगरातल्या लोकांचं घर आहे तसं त्याचं पण झालं पाहिजे, ही पण माझी इच्छा आहे. तुला कसली कमी केली आम्ही लोकांनी? तुझ्या घरात सेपरेट पाण्याची लाईन वैभव भरडकरने दिली आहे की तू एक चांगला माणूस आहे, तुझ्या घरात सेपरेट लाईन असली पाहिजे. सचिन विचिनची तक्रार माझ्याकडे रोज की याची आई आम्हाला पाणी देत नाही. तुला जाऊ दे, ती लाईन त्याला देऊन टाका, तुमच्यासाठी एक नवीन लाईन घ्या. नवीन खर्च केला, नवीन पाईप टाकून दिले, बोल तुम्ही इकडनं चालवा. त्याच्या घरात लाईट आपण दिली. आज 4 महिने महेश्वर नगर मध्ये आमचा उपेंद्र यादव राहतो, त्याच्या घरातून आपण त्याला लाईट दिली. का दिली? तर आपल्या त्याचे मोबाईल चार्जिंग राहिले पाहिजे, पत्रकार आहे, असं आहे तसं आहे, चाललं पाहिजे त्याचं. बाबा आपल्या डोंगरातल्या लोकांसाठी कोणतरी धावणारा कोणतरी पाहिजे म्हणून आपण त्याला संधी दिली. आज त्याच्या घरातून लाईट दिली, तुझ्या घरात 4000 बिल येतंय, त्याच्या घरात तो एकटा राहतो, त्याला सुद्धा 3000 लाईट बिल भरायला लागते. आता तो माणूस वैतागलेला आहे, तरी मी त्याला 4 महिन्यापासून म्हणतो बाबा तू याच्या माध्यमातून तू हे घे आणि त्याला लाईट दे, जाऊ दे, आपल्या डोंगरातल्या एका पोराला कोणातरी लाईट राहू दे. आता यांना नेतागिरीच्या किडे चावतात. त्यांना कोण फक्त वैभव भरडकरच्या विरोधातला माणूस भेटला की त्याला कसा चिपकायचा आणि त्याला कसं घेऊन येऊन नेतागिरी करायचं एवढंच समजते. यांच्या पलीकडे काही नाही. यांच्या चाळीतले लोक यांच्या विरोधात माझ्याकडे तिकडे येतात की ऐसा दादागिरी करता, ऐसा करता. आपण बोलतो जाऊ दे रे, मोठा माणूस असला की आपण इग्नोर करायचं असतं, दुर्लक्ष करा, आपण जाऊ दे बोलतो. म्हणजे जेवढे त्याच्या बरोबर आहेत या सगळ्यांनी डोंगरातल्या लोकांना दिलेला त्रास आहे आणि त्यांच्या भूखंडावर लात मारून आपण त्यांना बाहेर काढलेले लोक आहेत. तुझ्या बरोबर एक सुद्धा डोंगरातला लोकांचा चांगला विचार करणारा नेता तुमच्या बरोबर नाही. पण अशा परिस्थितीमध्ये येऊन तुम्ही लोकांना सांगायचं तुमचे लाईट बिल स्कॅन करा, तुमचे फोटो स्कॅन करा, तुमचे राशन कार्ड स्कॅन करा आणि हे सगळे डॉक्युमेंट घेऊन कुठच्या तरी बिल्डरला देऊन त्याच्या अग्रीमेंट करायच्या. आणि उद्या जेव्हा तुम्हाला घर मिळायची वेळ ना, त्या शासनाच्या रेकॉर्डवर तुम्हाला कुठेतरी घर भेटलेलं आहे, तुम्हाला घर देता येणार नाही. वैभव भरडकरने पाणी दिलं, राशन कार्ड लाईट बिल जमा केलं काय? आपण जेव्हा सांगितलं हा अदानीचा फॉर्म आहे, अदानीमध्ये जाऊन भरा, कायद्यामध्ये कोणाचे राशन कार्ड, लाईट बिल, कोणाचे शासकीय डॉक्युमेंट जमा करणं गुन्हा आहे. आणि तो गुन्हा जर तुम्ही करत असाल तर त्याच्यावर योग्य ती कारवाई आपण करायला लावू. अदानीच्या लोकांनी येऊन तुमचे डॉक्युमेंट जमा करावे, त्यांनी लिहून द्यावं की हा फॉर्म नंबर आहे आणि आम्ही यांना लाईट देणार आहोत आणि एवढ्या एवढ्या वेळामध्ये लाईट देणार. तर आम्ही त्या गोष्टीला मान्य करू, आम्ही त्याचं स्वागत करू. काही उगाच खोटं बोलायचं? अरे आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री सगळे दमले. कायद्यापेक्षा मोठा कोणच नसते. हा वन विभागाचा कायदा
2305 ची 1995 ची याचिका हायकोर्टामधली, जोपर्यंत हा मॅटर संपत नाही, जोपर्यंत हा विषय संपत नाही, आपल्याला डोंगरामध्ये लीगल कायदेसूद आपल्याला काही करता येणार नाही. तर तुमची भूमिका काय असली पाहिजे? आम्ही मुख्यमंत्री साहेब जेव्हा आपल्या रत्नागिरी हॉटेलच्या इथे मीटिंगला आले, बरोबर आहे, आम्ही आतमध्ये बसलेलो 5 जण, मी, मुख्यमंत्री साहेब, आमचे सिद्धेश कदम आणि हा पण होता संजय निरुपम पण. त्यावेळेला तिथे साहेबांना आम्ही सांगितलं, साहेब वनक्षेत्रातील लोकांसाठी तुम्हाला निर्णय आता घ्यायला लागेल, 3 वॉर्डची जबाबदारी माझी आहे, तुम्ही हा निर्णय घ्या, काही सुद्धा चुकणार नाही. साहेबांनी पण मोठ्या मनाने सांगितलं, वैभव हा निर्णय आपण माझा व्हिडिओ बनवून दे. साहेबांनी व्हिडिओ बनवला, परंतु कायद्यामध्ये आचारसंहितेमध्ये ती घोषणा तिकडे करता आपल्याला येत नाही, म्हणून लीगल ऍडवायझर्सने तो व्हिडिओ थांबवला. आणि अशा पद्धतीने दिवस रात्र आम्हाला आमच्या डोंगरातल्या लोकांचं सुचतेणार आहे. आज